नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शैक्षिक प्रथा के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारत देश में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। जी हाँ, और दूसरा सर्वोच्च पद देश के उपराष्ट्रपति का होता है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि देश के दूसरे सबसे सर्वोच्च पद और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति वो अपने ही सरकार के, वो अपने ही पार्टी के विदेश नीति पर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, इच्छा शक्ति के ऊपर, राजनीतिक फैसलों के ऊपर, सब पर एक साथ सवाल करना शुरू कर देगा। और ऐसा हुआ है। जी हां, कल ही हुआ है। कल जगदीप धनखड़ साहब, जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर ही एक तरह से सवाल उठा दिया है। क्यों कहें, नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर ही सवाल उठा दिया है। वो मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस को संबोधित कर रहे थे, लेकिन मानवाधिकार स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करने वाले जगदीप धनखड़ साहब मानवाधिकार पर कितना बोले होंगे, इस बात की कल्पना आप खुद कर सकते हैं कि कोई भी अगर कथित तौर पर उनकी कोई अगर मिमिक्री कर दिया, आपने देखा था, तो सदन के भीतर खड़े होकर के उनको अपने जातीय अस्मिता से जोड़ने लगे थे धनखड़ साहब। जगदीप धनखड़ साहब सोच सकते हैं इस बात से कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले व्यक्ति अगर अपनी जातीय अस्मिता से किसी मामले को जाकर जोड़ने लगे, तो फिर इस देश के गंगा जमुनी तहजीब का, कंपोजिट कल्चर का, अटल से लेकर के, खास करके कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के पूरे भारत देश का क्या कुछ होगा। ये देश के उपराष्ट्रपति साहब जगदीप धनखड़ साहब यह कि केशवानंद मामले पर उठा दिया था सवाल कि देश में मामला बाधा है। उस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के भीतर संविधान का संशोधन करने के मामले में संसद की और सरकार की शक्ति को सीमित कर दिया था। सब कुछ आप नहीं बदल सकते, कुछ चीजें हैं जो कभी बदली नहीं जा सकती। वह उसे देश के विकास में बाधा मानते हैं जगदीप धनखड़ साहब। और मानवाधिकार के मुद्दे पर वो भारत के मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस का समारोह में वो बयान दे रहे थे, भाषण दे रहे थे। वहां पर उन्होंने जिस तरह की भाषण दिया है, जिस तरह की बयान बातें कही है, उस पर अगर गौर किया जाए तो इतना जरूर है कि विदेश मंत्री जयशंकर साहब या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों अपने सर पकड़ करके सर पीट रहे होंगे, खुद का सर पीट रहे होंगे कि ये क्या कहा गया उपराष्ट्रपति साहब जगदीप धनखड़ साहब। दरअसल उपराष्ट्रपति ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि मानवाधिकार की अब बात करने वाले, मानवाधिकार की आवाज बुलंद करने वाले जो लोग हैं, उनको बांग्लादेश सामने दिखाई नहीं पड़ता क्या। पहली बात तो यह होता है कि वो मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस समारोह में गए थे, जिसके उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब, उनके मानवाधिकार के उपलब्धियों की चर्चा करनी चाहिए, भारत देश में मानवाधिकार की स्थितियों के ऊपर बात करना चाहिए, लेकिन वो चर्चा करने लगे बांग्लादेश के। वो हंगर इंडेक्स की बात करने लगे और भुखमरी सूचकांक को प्रतिघात जैसी स्थिति उन्होंने बता दिया। और आगे ये भी कहा कि सरकार तो 80-82 करोड़ लोगों को राशन दे रही है देश के भीतर। जगदीप धनखड़ साहब, भुखमरी जैसी स्थिति नहीं होती तो राशन देने की नौबत ही क्यों आती देश के भीतर। लेकिन आपको मालूम है कि सत्ता के शीर्ष पर काबिज व्यक्ति आजकल वन साइडेड कम्युनिकेशन पे विश्वास करते हैं। और वन साइडेड कम्युनिकेशन, एक तरफा संवाद, यानी ये कहे कि उनकी बात आप सुन ले, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपकी बात नहीं पूछ सकता, कोई सवाल आप नहीं कर सकते। यही भाषण और राशन, यही खिलाया पिलाया जाता है आज के इस राजनीतिक के दौर में। लेकिन धनखड़ साहब आज जो भाषण दिया, और उस भाषण से ज्यादा जो राशन सामने दिखाई पड़ रहा था, वो राशन नरेंद्र मोदी सरकार को कहीं ना कहीं, भारतीय जनता पार्टी सरकार को सर झुकाने के लिए मजबूर कर देगा कि आखिर किन को देश के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन कर दिया था। क्या सोच करके धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति पद के ऊपर बैठाया था, क्या हो गया है देखते देखते। बांग्लादेश के हिंदुओं पर जब सवाल उठा रहे थे धनखड़ साहब, तो सबसे पहला उस समय सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठ रहा था कि आखिरकार वो और उनके विदेश नीति और विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब क्या कर रहे हैं। आखिर नरेंद्र मोदी सरकार तो कई बार बांग्लादेश गए थे, क्या किसी ने उनके मुख से ये बात सुना था। वो तो पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान भी, कोरोना के दूसरी लहर के दौरान भी बांग्लादेश गए थे। क्या किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से सुना था कि बांग्लादेश में हिंदुओं को क्या स्थिति है। दुर्गा पूजा के दरमियान के जो किसी मामले के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही भारत और बांग्लादेश के सीमा विवाद को सुलझाने वाला संविधान संशोधन बिल पारित हुआ था 2014-15 के दौर में। और उस संविधान संशोधन बिल के तहत ही जितनी जमीन बांग्लादेश को भारत ने अपनी दी थी,
उससे कहीं ना कहीं कम जमीन भारत ने बांग्लादेश से लिया था। तब हिंदुओं पर वहां पर अत्याचार हो रहा था, वो बात याद नहीं आ रहा था। आखिर क्या कह रहे थे जगदीप धनखड़ साहब? क्या उन्होंने इस तरह की बात कहने से पहले सत्ता के शीर्ष पर काबिज व्यक्तियों से, अपने बड़े नेताओं से बात किया? वो किसके ऊपर सवाल उठा रहे थे? अपने पार्टी के आला कमान से उन्होंने बात किया। आखिर पड़ोसी देश में हिंदुओं की क्या स्थिति है, बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या स्थिति है? धनखड़ साहब, आपके सरकार के भीतर क्या सवाल था? आपके विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के भीतर भी क्या इस मुद्दे के ऊपर कभी सवाल उठाया, कभी किसी तरह का बयान दिया, कभी किसी तरह की बातें सामने रखी? आपके प्रधानमंत्री ने, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, केंद्र सरकार के मुखिया ने न्यूयॉर्क के भीतर अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकें हुई थी, वहां पर उन्होंने एक सवाल उठाया, किसी तरह की बातें कही? तमाम सारे अखबार, द इंडियन एक्सप्रेस, तमाम सारे, कहीं पर भी ये सवाल नहीं उठाए गए, कहीं नहीं पूछे गए, नहीं ना टाइम्स ऑफ इंडिया, कहीं भी। यानी सीधा सा मतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार के विदेश नीति पर धनखड़ साहब इस तरह के सवाल कर रहे हैं। क्या मौजूदा वक्त में सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर धनखड़ साहब सवाल उठा रहे हैं? और ऐसे में नरेंद्र मोदी की हिंदू और हिंदू हृदय सम्राट की जो छवि कही जाती है देश के भीतर, उसके ऊपर कहीं ना कहीं धनखड़ साहब ने सवाल उठा दिया। ये कौन सा हिंदू हृदय सम्राट है? यहाँ पर उपराष्ट्रपति साहब को ऐसा दिख रहा है कि बांग्लादेश के भीतर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को ये चीजें नहीं दिख रही है, विदेश सचिव को नहीं दिख रहा, तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स को नहीं दिख रहा। आखिर कौन सी परिस्थिति हो रही है, कौन सी बातें कह रहे हैं धनखड़ साहब? आखिर हिंदू हृदय सम्राट के छवि लिए नरेंद्र मोदी जी जैसे घूम रहे हैं। क्या धनखड़ साहब इस बात के बारे में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह क्या हिंदू नहीं थे, जिनकी जान भीड़ ने ले ली थी? क्या सुबोध कुमार सिंह हिंदू थे या नहीं थे, ये बात बताएंगे। इस बात पे कौन बातें करेगा? क्या जगदीप धनखड़ साहब को ये बातें याद नहीं थी? मानवाधिकार की जहां तक बातें होती है, जिस आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के भीतर भाजपा शासन में पेशाब पीने पर मजबूर कर देना पड़ा, कुछ दिन पहले की घटना थी, आपने देखा होगा, हमने वीडियो किया था, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस दलित के ऊपर पेशाब कर रहे थे, क्या वो हिंदू नहीं था? बीएचयू के भीतर जिन तमाम छात्राओं के साथ कुछ कथित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार की घटना का अंजाम दिया था, क्या वो लड़कियां हिंदू नहीं थी? वो तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, जिसके नाम में ही पहले हिंदू लगता है, क्या वो हिंदू नहीं थी? कई सारे सवाल मौजूदा वक्त में ऐसे उठते रहते हैं, लेकिन सवाल है कि इन सबसे आगे बढ़कर के अगर देखा जाए तो एक नजर में आपको दिखा जाएगा इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हिंदू नहीं। विकास यादव अभी चल रहा है चर्चा, रॉ, अजीत डोभाल, अमेरिका, कनाडा, इस देश में जिस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, डायबिटीज से पीड़ित एक मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत के, किसी के आरोप के ऊपर उठा करके जेल के अंदर डाल दिया जाता है। क्या वो मुख्यमंत्री, क्या वो सीएम, चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, क्या वो हिंदू नहीं होते? क्या ईडी मानवाधिकार का उल्लंघन देश के भीतर नहीं कर रही है? क्या नरेंद्र मोदी के इशारों पर ईडी देश के भीतर कार्रवाई नहीं करती है? ये सारे सवाल मौजूदा दौर में कहीं ना कहीं प्रासंगिक हो गई है। जब हिंदुओं की बात की जाती है, भूखमरी सूचकांक की बात की जाती है, हंगर इंडेक्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, तब भी जगदीप धनखड़ साहब देश के उपराष्ट्रपति थे। जब झारखंड के भीतर एक लड़की भात भात कहते हुए भूख से अपनी जान गंवा दी थी, एक बच्ची, आपको ध्यान होगा, क्या वो बच्ची हिंदू नहीं थी? सवाल जब हिंदुओं के ऊपर उठा रहे हैं तो इस भारत देश के भीतर हिंदू और पूरे भारत देश में, आखिर भारत के भीतर हिंदुओं की परिस्थिति की क्या गारंटी ले रहे हैं धनखड़ साहब? क्या जगदीप धनखड़ साहब गारंटी लेंगे? और बांग्लादेश पे सवाल उठाना तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के विदेश नीति पे सवाल उठ रहे हैं धनखड़ साहब के द्वारा, देश के उपराष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री इस मामले पे कोई सफाई देंगे? इस मामले के एक और पहलू होता है, जरा उस पहलू पर जरा गौर करके देखिए। दूसरा पहलू दरअसल ये बताता है कि जब बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जगदीप धनखड़ साहब लगातार सवाल उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, क्या वो यूरोप और अमेरिका को, उस कंट्री को इस तरह की न्योता दे रहे कि भारत के भीतर अल्पसंख्यकों की स्थिति के ऊपर वो सवाल उठाएं? भारत में अल्पसंख्यकों के साथ, अल्पसंख्यक समुदाय लोगों के साथ हाल के दिनों में जो घटनाएं घटी है, क्या उसके ऊपर कोई मौजूदा समय में सवाल उठाने के लिए न्योता भेज रहे हैं धनखड़ साहब?
भारत जिस चीज पर गर्व करता है, अपने संविधान, अपने लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के ऊपर धर्म गर्व करता है। और इन सब के पीछे जो एक शब्द सबसे पवित्र माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, वो शब्द का नाम होता है संप्रभुता, भारतीय संप्रभुता। तो आपने एक बात सुनी होगी, तमाम सारे फिल्मों के अंदर डायलॉग भी आपने सुना होगा, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरे के घर पे पत्थर कभी नहीं मारते हैं। कहने का मतलब साफ साफ ये होता है कि जब बांग्लादेश के आंतरिक मामलों के ऊपर जब देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब सवाल करेंगे, तो क्या दुनिया के दूसरे देश भारत देश के भीतर के अल्पसंख्यकों की स्थिति पर सवाल नहीं पूछेंगे? क्या ऐसे में देश के उपराष्ट्रपति दुनिया के दूसरे देशों की भारत की संप्रभुता के ऊपर सवाल उठाने का अनौपचारिक निमंत्रण भेज रहे हैं? जब इस तरह की बातें जगदीप धनखड़ साहब कर रहे हैं, खुले मन से कर रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर इस मामले में चुप क्यों है? देश के विदेश मंत्री जयशंकर चुप क्यों रहते हैं? ये तमाम सारी बातें देश के तमाम लोगों को समझ में आती है कि आखिरकार चल क्या रहा है। अमेरिका से, कनाडा से जिस प्रकार से आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के राजनयिक संबंध थोड़े से बिगड़े से दिखाई दे रहे, कुछ मामले को लेकर के, आंतरिक मामले को लेकर के, कि इस मामले पे जिसके उपराष्ट्रपति साहब धनखड़ साहब कुछ ऐसे कहना चाहते हैं कि भारत देश के संप्रभुता के ऊपर जो दूसरे तमाम सारे देश सवाल उठा रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार के दौर में उठा रहे हैं, क्या वो सारे सवाल सही नहीं है? क्या वो सारे सवाल सही हैं? क्या हाँ या ना, क्या कहेंगे? क्योंकि आज की परिस्थिति क्या कहती है? कनाडा भारत के भीतर की घटनाओं के सवाल उठा रहा है, अमेरिका कुछ घटनाओं पे सवाल लगातार उठा रहा है, अजीत डोभाल के ऊपर कुछ सवाल उठा रहा है, देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर सवाल उठा रहा है, भारत के कुछ माइनॉरिटीज के ऊपर भी तमाम सारे लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन जितने सारे बातें आपके सामने बताए, भारत के हिंदुओं के जो एग्जाम्पल दिए, तमाम सारी चीजें जो हमने बताई, क्या वो सब हिंदू नहीं थे? क्या वो जगदीप धनखड़ साहब को वो चीजें याद नहीं है, वो दिखाई नहीं पड़ता है? पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के बारे में कोई खबर उन्होंने पढ़ लिया और सुन लिया, देख लिया होगा, वो खबर उनको याद है, उनके विदेश मंत्री को याद नहीं है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद नहीं है, जो सदन के सीट पर बैठ करके वो सभापति महोदय करके वो अपना संबोधन शुरू करते हैं, सदन के गार्जियन के तौर पर धनखड़ साहब होते हैं, चेयर पर्सन होते हैं, उनको केवल महिला सांसद के, किसी महिला सांसद के सरनेम में पति का नाम जोड़ना जरूरी है। इस बात को लेकर के महिला सांसद से बहस करने में क्या उनको मजा आता है? आपको ध्यान होगा जया बच्चन, अमिताभ बच्चन के मामले में। और दूसरा, उनको आनंद तब मिलता है ना जब इस देश में नरेंद्र मोदी के सरकार के विदेश नीति पर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लगातार सवाल उठता है। भारत एक ऐसा देश होता है, दुनिया के भीतर जो भी लोकतांत्रिक देश है, कम से कम आर्थिक नीति और विदेश नीति के मामले में, खास करके विदेश नीति के मामले में, नेशनल पॉलिसी के मतलब देश के कहीं ना कहीं एक मत होता है देश के भीतर सभी लोगों का। सभी लोग इस बात को कहीं ना कहीं कहते हैं, बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा 2013-14 का वो दौर, जब 2013 के भीतर पाकिस्तान की ओर से मनमोहन सिंह को कमजोर प्रधानमंत्री किसी ने कह दिया था, तो अपनी चुनावी सभा में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान कौन होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री को कमजोर करने वाला? मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हमारा प्रधानमंत्री है। ये नरेंद्र मोदी के उस समय के शब्द थे। और जब नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर कई सारे मामलों को लेकर के सवाल उठे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, आज भी विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी को लेकर के कई सारे मामलों पे जो लगातार सवाल किए जा रहे हैं, कई देश के विपक्ष मजबूती के साथ भारत सरकार के विदेश नीतियों के साथ खड़ा है। लेकिन देश के उपराष्ट्रपति साहब यानी धनखड़ साहब सरकार के साथ खड़े नहीं। जब धनखड़ साहब सरकार के साथ नहीं खड़े हैं तो इसको किस रूप में लिया जाए? धनखड़ साहब की राजनीति के बारे में अगर आपको हम बताएं तो जगदीप धनखड़ साहब लोक दल, जनता दल, उसके बाद समाजवादी जनता पार्टी, कांग्रेस और सब जगह से घूम फिर करके भारतीय जनता पार्टी के भीतर शामिल हुए। आखिर भारतीय जनता पार्टी के भीतर जब जगदीप धनखड़ साहब गए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी वो बनना चाह रहे थे 1998 के दौर में, उनको सफलता नहीं मिल पाई। केंद्र के भीतर चंद्रशेखर सरकार के अंदर वो मंत्री भी बनना चाह रहे थे, उस दौर में भी उनको सफलता नहीं मिल पाई। सफलता उनको मिली नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने का, उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने का। और यहाँ तक जब नरेंद्र मोदी सरकार ने इतने बड़े पद पर पहुंचा दिया तो कम से कम नैतिकता तो ये कहती थी, मॉरलिटी तो इतना कहती थी कि नरेंद्र मोदी सरकार के विदेश नीति पर, नरेंद्र मोदी के हिंदू हृदय सम्राट के छवि पर और नरेंद्र मोदी सरकार के, भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर इच्छा शक्ति पर सवाल करने से उनको बचना चाहिए। सबसे पहले भारत की संप्रभुता को लेकर के ऐसे सवाल नहीं
करने चाहिए थे, खास करके दूसरे देश की संप्रभुता को लेकर के, जिसको कल को कोई देश भारत की संप्रभुता को लेकर के कभी भी सवाल करने की स्थिति में खड़ा हो जाए, एक उंगली दूसरे की तरफ अगर आप उठाओगे तो चार चार उंगली आपके तरफ उठेगा। ये तमाम सारी चीजें लगता है कि जगदीप धनखड़ साहब को पता नहीं। बड़े वकील हैं, जाने माने वकील है सुप्रीम कोर्ट के, अच्छी वकालत करते हैं, सरकार के भी वकालत करते हैं, अब कितनी वकालत करेंगे? मानवाधिकार आयोग के सम्मेलन के भीतर आपने देख लिया, आगे भी बहुत कुछ धनखड़ साहब की तरफ से देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।